सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग कंसीडरेशन वाला चैप्टर देख रहे थे। इसमें हमने पिछली क्लास में एक बेसिक रूल देखा था कि अगर कंसीडरेशन नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बट उसके फिर एक्सेप्शंस भी देखे थे। हमने देखा था कि कभी कभी कंसीडरेशन न होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे कि पहला एक्सेप्शन था एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। देयर शुड बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज शुड बी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर। द एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग एंड इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। अगर ये चारों कंडीशंस पूरी होती है तो ये वैलिड हो जाएगा, इन्फोर्सिएबल हो जाएगा, इवन इफ देर इज़ नो कंसिडरेशन। वैसे ही एग्रीमेंट टू कॉम्पनसेट फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, क्योंकि वॉलेंट्री सर्विसेज कंसिडरेशन नहीं होता, इसीलिए एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन रखा गया है कि अगर वॉलेंट्रीली किसी ने सर्विस दिया है तो वहाँ पे भी कंसिडरेशन मान लिया जाएगा अगर बाद में वादा कर दिया जाता है पैसा पे करने का। तो आपने अपनी इच्छा से मेरी अंगूठी ढूंढ के लाए थे, वहाँ पे वैसे आप पैसा क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन आगे चल के मैं बोल देता हूँ कि मैं आपको पैसा पे करूँगा तो फिर आप रिकवर कर सकते हैं। फिर हमने देखा था इसमें एक लीगली कंपेलेबल ड्यूटी भी कवर होती है, इसका भी एग्जाम्पल देखा था। फिर एग्रीमेंट टू पे अ टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट वो डेट होता है जो कि 3 साल से ज़्यादा हो गया है, रिकवर करने का टाइम निकल चुका है और अब आप उसको लीगली रिकवर नहीं कर सकते। इस डेट को अगर आगे वाला आके लिख के दे देता है कि मैं पे करूंगा तो फिर ये एनफोर्सिएबल होगा। ये एग्रीमेंट तभी एनफोर्सिएबल है व्हेन इट इज़ इन राइटिंग। इफ इट इज़ नॉट इन राइटिंग तो ये एनफोर्सिएबल नहीं होगा। इट शुड बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द डेटर। फिर कंप्लीटेड गिफ्ट, अगर गिफ्ट दे चुके हैं तो यू कैन नॉट डिमांड इट बैक ऑन द बेसिस ऑफ नो कंसिडरेशन, क्योंकि गिफ्ट की डेफिनेशन ही है इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन गिफ्ट दे दिया होगा तभी ये वैलिड है। अगर सिर्फ वादा किया है गिफ्ट देने का या डोनेशन देने का तो ये वैलिड नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी या एट द टाइम ऑफ अपॉइंटिंग एन एजेंट कोई कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती। वैसे ही ग्रेटिशियस बेलमेंट में कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं है। रेमिशन में जब हम किसी को कुछ पैसा त्याग दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं है। एंड चैरिटी में भी कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती अगर चैरिटी करने के वादे के बदले में कोई खर्चा कर दिया गया होगा तो, जैसे हमने केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद में देखा था, टाउन हॉल वाला केस। फिर हमने दूसरा रूल देखा कि क्या एक पर्सन हु इज़ नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट्स यू अपॉन इट, तो आंसर था नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट मेरा और आपका हुआ है तो आप मेरे पे एक्शन ले सकते, मैं आप पे एक्शन ले सकता हूँ। अ थर्ड पार्टी कैन नॉट टेक एक्शन ऑन एनी ऑफ द पार्टीज, ही विल बी डीबार्ड फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस। डनलप कंपनी का केस देखा था। उसके बाद हमने देखा डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है तो वो केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है तो भी वो केस फाइल कर सकता है, सब्जेक्ट टू ही शुड बी अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। सो पार्टी होना ज़रूरी है। अगर वो पार्टी है तो केस फाइल कर सकते, नहीं है तो नहीं कर सकते। कंसिडरेशन उसने दिया या नहीं दिया इससे कोई लेना देना नहीं होता, जैसे हमने चिन्नैया वर्सेस रामैया का भी केस में देखा था। वैसे ही हमने यहाँ पे एक और केस देखा था, ट्विडल वर्सेस एटकिंसन। इसमें पैसा भले ही ए को मिलने वाला है बट कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया था वो दोनों के पिताजी ने किया था, फादर इन लॉ ने। तो ऐसे केस में कंसिडरेशन नहीं है और इसीलिए ए कैन नॉट स्यू हिज फादर इन लॉ। ये हमने देखा था। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। हम जब भी कानून पढ़ते हैं तो लगभग हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं। एक जनरल रूल होता है बट फिर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और ये ज़रूरी भी होते हैं, क्योंकि एकदम सिर्फ जनरल रूल रहेगा तो कई बार कानून का मकसद फेल हो जाता है। जैसे आप सोच के देखो, अगर जनरल रूल है कि किसी ने किसी का मर्डर किया तो सीधा उसको सजाए मौत, सीधा उसको लटका देंगे फांसी पे। अब ये जनरल रूल है, लेकिन अगर किसी ने सेल्फ डिफेंस में किया होगा, दूसरा मेरे को मारने आया, मैंने उसका चाकू पलट दिया, वही मर गया, अब यहाँ पे मेरे को लटका देंगे क्योंकि कानून में लिखा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए एक्सेप्शंस होना चाहिए, हर कानून में एक्सेप्शन होते हैं। वैसे यहाँ पे भी जनरल रूल तो यह है कि कंसिडरेशन, जनरल रूल तो यह है पार्टी है तभी केस फाइल कर सकते हैं, बट कभी कभी पार्टी ना होते हुए भी हम केस फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं हमको एक एक करके समझना है। अगेन यहाँ पे भी आपको कुछ केस लॉज दिखेंगे, उनके हिसाब से रूल्स आए हैं, ठीक है। सो देर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू द रूल दैट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू अपॉन इट। तो इसका एक्सेप्शन है, दैट मीन्स इन दीज केसेस अ पर्सन कैन स्यू इवन इफ ही इज नॉट अ पार्टी, तो वो केस फाइल कर पाएगा इवन इफ ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कौन कौन से केस हैं एक एक करके हम देखते हैं। पहला केस है इसमें
बेनिफिशरीज इन केस ऑफ अ ट्रस्ट। तो ट्रस्ट का निर्माण कैसे होता है ये देखते हैं। तो ट्रस्ट का निर्माण कैसे होता है, तो जब भी कोई व्यक्ति होता है जिसको कोई एक ट्रस्ट क्रिएट करना है तो उसके पीछे एक मकसद होता है। जैसे समझो मैं खूब अमीर आदमी हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, ऐसे जेब से 10 रुपए निकालो तो 25-30 हज़ार जमीन पे गिर जाते, इतना अमीर आदमी हूँ। इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। बहुत अमीर आदमी हूँ मैं, लेकिन मुझे बड़ी फिक्र होती है कि यार मैं जब तक हूँ तब तक ठीक है, बट मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, तो उन लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी या आगे चल के उनकी रेगुलर इनकम होना चाहिए, तो ये कैसे क्या होगा। मुझे बड़ा टेंशन होता है। मुझे एक व्यक्ति पे ट्रस्ट है, मेरा कोई एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, उस पर ट्रस्ट है। मैं उसको बोलता हूँ भाई एक काम कर, मैं तेरे पास एक प्रॉपर्टी रखता हूँ। मैंने उसके पास एक प्रॉपर्टी रख दिया। प्रॉपर्टी डज नॉट मीन सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने कुछ पैसा रख दिया, एफडी रख दिया, या कोई ज़मीन जायदाद रख दिया, ये भी चलता है, फ्लैट रख दिया एक। तो मैंने उसके पास एक प्रॉपर्टी रखा और उसको बोला देख मैं हूं तब तक तो ठीक है, लेकिन मुझे फिक्र है मेरे घर वालों का। जैसे समझो मेरी बेटी है, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे आएगा। मैंने इसको बोला तू ये प्रॉपर्टी होल्ड कर, और इससे जो भी बेनिफिट्स आएंगे, ये बेनिफिट्स को मेरी बेटी के पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह के लिए खर्चा करना। अब यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी रखी गई है, मैंने दूसरे व्यक्ति के पास रखा हूँ, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं हो गई। ही इज नॉट द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। मैं ओनर था, मुझे दूसरे व्यक्ति पे ट्रस्ट है, इसीलिए मैं उसके पास एक प्रॉपर्टी रख रहा हूँ। ये ट्रस्ट का निर्माण इस प्रकार से होता है। तो मुझे ट्रस्ट है उसके ऊपर, इसीलिए मैं उसके पास एक प्रॉपर्टी रख रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी में, ये कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, इसको हम ट्रस्ट प्रॉपर्टी नाम देते हैं। कभी भी किसी ट्रस्ट का निर्माण ट्रस्ट प्रॉपर्टी के बगैर नहीं हो सकता, हमेशा ट्रस्ट प्रॉपर्टी होना चाहिए। मैं जिस व्यक्ति को ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट कर रहा है दूसरे व्यक्ति को, इसको हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ ट्रस्ट। फाउंडर, या इसको सेटलर भी बोलते हैं, या ऑथर बोलते हैं। मैं लिख रहा हूं उस ट्रस्ट को कि मुझे ट्रस्ट है और मैं इसके पास एक प्रॉपर्टी रख रहा हूं, इसको हम फाउंडर, सेटलर, ऑथर इस नाम से जानते हैं। दूसरा व्यक्ति जिस पे ट्रस्ट किया गया, इसको हम बोलते हैं ट्रस्टी। मैं ट्रस्ट कर रहा हूं, जिसको ट्रस्ट किया गया वो ट्रस्टी हो गया। और तीसरा व्यक्ति जिसके फायदे के लिए प्रॉपर्टी रखी गई है, इसको हम बोलते हैं बेनिफिशियरी। यहां पे तीन पार्टीज हो गई, एक मैं फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट, दूसरा ट्रस्टी, और तीसरा बेनिफिशियरी। अब जब तक मैं जीवित हूं तब तक तो ठीक है, मान लो ये बेनिफिट्स बराबर शेयर कर रहा है, लेकिन कल चलकर समझो मेरी डेथ हो जाती है, मैं गचक जाता हूं। इसके बाद अगर बेनिफिशियरी को उसका पैसा ना दिया जाए, तो क्या इसको अधिकार होना चाहिए केस फाइल करने का? तो क्या लगता है आपको, अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। भले ही कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द सेटलर एंड द ट्रस्टी, but even the beneficiary can claim on such contract even if he is not the party to the contract. कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा और उसका हुआ है कि मैं तेरे पास प्रॉपर्टी रखता हूं, इससे आने वाला पैसा तू ट्रांसफर करना। यहाँ पे जब मैंने प्रॉपर्टी रखा तो मेरा और ट्रस्टी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इनको नाम दे देते हैं, मान लो मैं एस हूं सेटलर, ये टी है ट्रस्टी, और बेनिफिशियरी बी है। कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन सेटलर एंड ट्रस्टी, बट इवन इफ beneficiary is not the party to the original contract, he can sue upon it। तो यहाँ पे केस फाइल किया जा सकता है। ये एक एक्सेप्शन है। आपका जनरल रूल बोलता है कि अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue upon it, लेकिन यहाँ पे इवन इफ इज नॉट अ पार्टी तो भी वो केस फाइल करके रिकवर कर सकता है, ठीक है। ये पहला एक्सेप्शन है। अब इसमें भी एक केस हुआ था, ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम का एक केस था, उसमें सिमिलर प्रकार की चीज हुई थी। हम उसको समझते हैं अब केस को। तो ये ट्रस्ट का जनरल निर्माण ऐसे ही होता है, कोई भी ट्रस्ट है ना ऐसे ही निर्माण होता है। ये हो गया एक प्राइवेट ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट में एक व्यक्ति अगर अपने खुद के प्राइवेट किसी बेनिफिशियरी के लिए ये ट्रस्ट क्रिएट करता है तो ये कहलाता है प्राइवेट ट्रस्ट। जब ये बेनिफिशियरी जनरल पब्लिक में से कोई व्यक्ति होते हैं
तो इसको हम बोलते हैं पब्लिक ट्रस्ट। सो पब्लिक ट्रस्ट में जैसे मैंने समझो कहीं एक प्रॉपर्टी रख दिया और बोला कि ये प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी इसको यूज करना है समझो कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए, तो ये जो बेनिफिशरीज हैं ये लोग आइडेंटिफाइड नहीं हैं, ये पब्लिक में से कुछ लोग हैं, इसको हम बोलते हैं पब्लिक ट्रस्ट। या मैं बोलता हूँ गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए ये ट्रस्ट का पैसा यूज होगा। सो ये बेनिफिशरीज यहाँ पे आइडेंटिफाइड व्यक्ति नहीं है, जनरल पब्लिक में से कुछ लोग हैं, तो ये पब्लिक ट्रस्ट हो जाती है। सो ट्रस्ट का निर्माण हमेशा इसी प्रकार से होता है, देयर मस्ट बी अ ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ये हमेशा होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी रखी गई और वो प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम को हम दूसरे किसी व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रस्ट। So trust में even if beneficiary is not a party to the contract, he is held entitled to claim on it. एक केस हुआ था ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम। इसमें दो जन होते हैं, ए और बी, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ए का लड़का होता है एस और बी की लड़की होती है डी। ये दोनों सोचते हैं क्यों ना हम अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें, पुरानी मूवीज में बताते हैं वैसा। सो ये दोनों अपने बच्चों की शादी करवाने की एग्री करते हैं, इनकी शादी करने की बात होती है। अब ये दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है, तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ए बी से वादा करता है कि ये शादी हो जाने के बाद मैं डी को, यानी जो उसकी बहू है, उसको रेगुलरली पैसा पे करूंगा, जिसको वो नाम देते हैं खर्चा-ए पानदान। ये एक एक्चुअल पेमेंट है, पान खाने का खर्चा, हाँ ट्रेडिशनल पेमेंट, खर्चा-ए पानदान। तो ये ख्वाजा मोहम्मद है, ये हुसैनी बेगम है। तो इसको वैसे कोई गम नहीं है इसीलिए वो बेगम है, बेगम है ना, तो मस्त पैसे मिल रहे हैं। और ये हस्बैंड है जिसका हंसना बंद हो गया, हस्बैंड। चलो ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में। ए बोलता है कि मैं खर्चाए पानदान पे करूंगा डी को, और वो भी परपेचुइटी तक, जब तक मैं जीवित हूं तब तक ये पेमेंट होता रहेगा। सो ये पेमेंट वो करने का एग्री करता है। वो इसके लिए एक प्रॉपर्टी भी रख देता है कहीं पे कि ये प्रॉपर्टी मैं रख रहा हूं और इस प्रॉपर्टी से आने वाले जो इनकम होगी, ये इनकम को मैं शेयर करूंगा डी के साथ, जो बेनिफिट्स आएंगे इससे। सो ये जो बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स हम शेयर करेंगे डी के साथ। सो ये खर्चा-ए पानदान एक ट्रेडिशनल पेमेंट है जो इनके वेडिंग्स में देना ज़रूरी हुआ करता था, तो वो उसने एग्री किया कि मैं वेडिंग में इतना पैसा दूंगा और ये हमेशा देते रहूंगा, जैसे पॉकेट मनी होती है उस टाइप का ये पैसा है जो रेगुलर पे करने का एग्री करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? ए और बी के बीच में। ए बोलता है बी को कि मैं खर्चा-ए पानदान ये पे करूंगा रेगुलरली। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दोनों के बीच शादी भी हो जाती है। कुछ टाइम बाद इनको पता लगता है, ये दोनों जब शादी होती है ना तब माइनर थे, बहुत पुराना केस है, 1900 का केस है, तो बहुत पुराना, आज से 150 साल। कई लोग एकदम खुश हो गए। सो आजकल नहीं होती है ऐसे माइनर की शादी, वैसे गांव खेड़े में चले जाओ तो अभी भी होती है, माइनर्स की शादी हो जाती है। आप राजस्थान चले जाओ, यूपी बिहार चले जाओ तो हो जाती है। जाना नहीं है, आप सोच रहे सर कहाँ चले, तो नहीं जाना नहीं है, बट होती है, अभी भी होती है। उस टाइम तो बहुत आम बात थी, आज से 150 साल पहले, तो 125-150 साल पहले बहुत आम बात थी। सो दोनों माइनर होते हैं, दोनों की शादी करा देते हैं दोनों के पिताजी। बाद में ये दोनों को समझता है हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, और इसीलिए ये दोनों तलाक ले लेते हैं, डाइवर्स हो जाता है, तो दोनों अलग हो जाते हैं। अब अलग हो गए तो अगले महीने से ए ने पैसा देना बंद कर दिया। ए ने बोला अब मैं कोई पैसा पे नहीं करूंगा, लेकिन डी का बोलना था कि भाई तुमने बोला था कि तुम परपेचुइटी तक पेमेंट करोगे जब तक तुम जीवित हो। तो यहाँ पे डी कोर्ट चले जाती है ये बोलते हुए कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके हिसाब से मुझे पैसा दो। यहाँ पे डी कौन है? डी इज अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन ए एंड बी। बट फिर भी कोर्ट ने यहाँ पे अलाउ किया डी को पैसा लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही रिलेशंस निर्माण हो गए जैसे कि ट्रस्ट में क्रिएट होते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ प्रॉपर्टी रखा, उससे आने वाली इनकम शेयर करने की बात हुई, तो डी को कोर्ट ने मान लिया कि शी विल बी डीम्ड एज, डीम्ड यानी मान लेना, बेनिफिशियरी इन केस ऑफ अ ट्रस्ट। क्यों बेनिफिशियरी माना? बिकॉज ये प्रॉपर्टी रखी गई है, क्योंकि जैसे ही प्रॉपर्टी रखी है वैसे ही रिलेशंस निर्माण हो गए जैसे एक ट्रस्ट में हुआ करते हैं।
और ट्रस्ट के कारण यहां पे भी एक्सेप्शन में इसको कवर किया गया। सिमिलर केस था ट्विडल वर्सेस एटकिंसन का, वहां पे ऐसा नहीं मिला बिकॉज देयर वाज नो प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली एक प्रॉपर्टी रखी गई, ये बोला गया ये प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम में ट्रांसफर करूंगा, तो वैसे ही रिलेशंस क्रिएट हो गए जैसे ट्रस्ट में होते हैं। ट्रस्ट में भी ऐसे ही होता है कि ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम इसके बेनिफिट्स के लिए दी जाएगी। तो कोर्ट ने बोला द सीरियसनेस ऑफ द केस इज फाउंड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रस्ट, वैसे के वैसे रिश्ते निर्माण हो गए जैसे एक ट्रस्ट में हुआ करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे भी पैसा देने की जिम्मेदारी मानी गई। ठीक है, बिकॉज ये स्पेसिफिकली चार्ज दी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसने एक प्रॉपर्टी रखा था, उस प्रॉपर्टी से पैसा आने वाला था जो डी को शेयर करना है। सो ये एक और केस है जहां पे डी वॉज हेल्ड एंटाइटल्ड टू फाइल अ सूट इवन इफ शी वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पहला एक्सेप्शन है ट्रस्ट वाला, ये भी ट्रस्ट का ही केस है, उसमें ख्वाजा मोहम्मद का एक केस हुआ था। सो बेनिफिशरीज इन केस ऑफ अ ट्रस्ट, an agreement to create trust can be enforced by the beneficiary. So beneficiary इसको enforce कर सकता है, though he was not the party to the contract between settler and trustee. The contract is ultimately between the settler and the trustee, but even the beneficiary can claim on it. Same example दिया है, S agrees to transfer certain properties to T to be held by T in trust for the benefit of B. B can enforce the agreement even though he was not a party to it. ठीक है, तो यहां पे ट्रस्ट का निर्माण हो गया तो वो क्लेम कर सकता है। इलस्ट्रेशन दिया एक, वही है सेम, इन ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम 1910 का केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है। ए एंड बी मेड एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड बिटवीन ए एंड बी दैट ए सन एस एंड बीज डॉटर डी वुड बी मैरिड, बोथ बीइंग माइनर्स एट द टाइम। In consideration of this marriage, A promised to B, contract B के साथ हुआ, that he will give to D, his daughter-in-law, an amount in perpetuity. Perpetuity का मतलब है हमेशा, अनंत काल तक, तो उसको हम बोलते हैं perpetual। तो आपने पढ़ा ही होगा, खैर मैथ्स में आते हैं ये वर्ड्स, perpetuity, annuity, पता है आपको, मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स होता है, मैथ्स में रहता है। हाँ, आप भले कॉमर्स वाले हैं बट पढ़े तो होंगे ना, 10th तक भी रहता है, 10th में भी रहता है थोड़ा बहुत, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परपेचुइटी, एन्यूटी। तो परपेचुइटी है ना हमेशा, जो हमेशा के लिए पे करने की बात होती है उसको हम बोलते हैं परपेचुअल। ठीक है, सो एन अमाउंट इन परपेचुइटी एज व्हाट इज अ ट्रेडिशनल पेमेंट, तो ये इनके मैरिज का ट्रेडिशनल एक पेमेंट था जो किया जाता था, जिसको हम बोलते हैं खर्चाए पानदान। तो ये खर्चाए पानदान वर्ड जैसे ही दिखेगा तो आपको समझ जाना है ये वाले पॉइंट पे क्वेश्चन है। ठीक है, he even made his immovable property liable for the payment. So उसने immovable property को रख भी दिया था पेमेंट के लिए, लेकिन आफ्टर द मैरिज S and D separated on account of some quarrel, तो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, दोनों एक दूसरे से कट्टी ले लेते हैं, तो बच्चे है ना, माइनर है, सो अब तू अलग मैं अलग। D filed a case against A for the recovery of the promised amount. तो इसके बाद फिर जो बहू होती है वो केस फाइल कर देती है ससुर जी पे कि मुझे पैसा पे करो। In spite of A's argument that D was a stranger to contract with B, court allowed D to recover the amount. कोर्ट ने अलाउ किया कि तुम पैसा रिकवर कर सकते हो, because A had specifically charged his immovable property for liability. This charge did not amount to creation of trust, but the seriousness of the case was found to be similar to that of the trust. So वैसे ही रिश्ते निर्माण हो गए जैसे ट्रस्ट में हुआ करते हैं, भले ही वो ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर रहा था बट अल्टीमेटली वैसे ही रिलेशंस क्रिएट हो गए, और इसीलिए यहाँ पे क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे इवन इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बेनिफिशियरी एंड द सेटलर या ट्रस्टी, तो भी यहाँ पे क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि वो बेनिफिशियरी है तो बेनिफिशियरी कैन क्लेम इन केस ऑफ ट्रस्ट इवन इफ ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ट्विडल वर्सेस एटकिंसन से अगर ये कंपेयर करो तो फर्क ये है कि इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी एक रखी गई है, वहां पे नहीं रखी गई थी, वहां सिर्फ वादा किया था कि हम 20 लाख रुपए दोनों जन पे करेंगे, लेकिन वहां पे कोई ऐसे प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं की गई और इसलिए ट्रस्ट का निर्माण नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया ट्रस्ट का निर्माण तभी होता है जब वहां पे एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी होगी, इफ देयर इज नो ट्रस्ट प्रॉपर्टी देन ट्रस्ट का निर्माण नहीं होता। ठीक है, सो दोनों केसेस में फर्क है, ट्विडल वर्सेस एटकिंसन और इसमें। और चिन्नैया रामैया से तो कंफ्यूज कर ही नहीं सकते अपन, क्योंकि चिन्नैया रामैया में तो एक्चुअल में पार्टी हैं वो दोनों, सो चिन्नैया और रामैया के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था,
तो वो बेनिफिशियरी नहीं माना जाता, वहां तो देयर इज एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ द पार्टीज, ठीक है। तो ये वाले केस में देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बेनिफिशियरी एंड द ट्रस्टी और द सेटलर, फिर भी यहाँ पे वो क्लेम कर सकता है। तो ये पहला केस हो गया। ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन आता है जैसे ही खर्चा है पानदान वर्ड दिखेगा समझ जाना ये आपका आंसर रहेगा, ये केस पे पूछा गया है, ठीक है। कभी कभी ये लिखा भी नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन में लिख के नहीं दिए उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी रखा, तो आपको अज्यूम कर लेना है, और यही अज्यूम करना उसने रखा होगा, क्योंकि जब ये वर्ड दिख रहा है तो आपको समझना चाहिए कि ये वाले फैक्ट पे, ये वाले केस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। सो आप अज्यूम कर लोगे, अज्यूमिंग दैट ही हैज मेड इमूवेबल प्रॉपर्टी लायबल फॉर पेमेंट, वी कैन कंक्लूड दैट बेनिफिशियरी कैन क्लेम इन केस ऑफ अ ट्रस्ट। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस जहां पे इवन इफ द पर्सन इज नॉट अ पार्टी तो भी वो केस फाइल कर सकता है। इट इज अ केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट का मतलब होता है जब दो पार्टीज के बीच में झगड़ा होता है फैमिली का, और बाद में वो सेटल किया जाता है आपस में एग्री करके, तो ऐसे केस में एक डीड बनती है जिसको हम फैमिली सेटलमेंट डीड बोलते हैं। इसको एनफोर्स कर सकता है वो व्यक्ति जो भले ही पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे मेरे एक दोस्त थे धीरू, इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, अगर हो तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। धीरू है, धीरू के दो लड़के हैं, एक है अनु, दूसरा है मुकु। हाँ, इनका एग्जाम्पल का वास्तविकता से संबंध नहीं है। अब धीरू ने कभी सोचा नहीं था कि मेरे गचकने के बाद दोनों भाई लोग झगड़ा करेंगे। इनको लगा था अच्छा इतने अमीर लोग हैं अपन, तो काहे का झगड़ा, अपना अपना अच्छे से जिएंगे लोग। लेकिन दोनों का झगड़ा हो गया। जैसे ही धीरू गचके तो दोनों ने झगड़ा करना चालू कर दिया कि ये बिजनेस मेरा, वो बिजनेस मेरा, झगड़ रहे थे दोनों। दोनों कोर्ट में भी चले गए, बट यहाँ कोई विल नहीं थी आपस में, कोई ऐसा धीरू ने कोई वसीयत नहीं की गई थी कि किसको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे केस में कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए, भाई ये तो तुम्हारे आपस का मामला है, हम कैसे बताएं तुम्हारे कौन से बिजनेस है, कितने बिजनेस है, ये हम बांट नहीं सकते। सो ऐसे केस में इन लोगों को सुझाव दिया गया कि तुम एक काम करो, फैमिली सेटलमेंट कर लो, एक डॉक्यूमेंट बनाओ। ये डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट डीड बनाओ। दोनों ने इसमें बंटवारा कर लिया, अपने अपने नाम से प्रॉपर्टीज बांट लिए कि ये वाला बिजनेस मेरा, ये वाला बिजनेस तेरा। जैसे अपन टीम बांटते हैं क्रिकेट खेलते, तो ये मेरे तरफ, वो तेरे तरफ, वैसे इन्होंने बिजनेस बांट लिए बराबर। उन्होंने एक कैलकुलेशन किया कौन से बिजनेस की क्या वैल्यूएशन होगी, और दोनों ने आधे आधे बिजनेस बांट लिए। ये बिजनेस तू रख, ये बिजनेस मैं रखता हूँ, ये तू, ये मैं, ऐसा एक एक बिजनेस इन लोगों ने बांट लिए। बांटने के बाद ये डीड बना ली, उसमें लिख दिया, और दोनों ने, अनु और मुकु ने, इसमें साइन कर दिया। ये डीड एक पूरा एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अनु एंड मुकु कि हम लोग ऐसा ऐसा बंटवारा कर रहे हैं। बाद में पता लगता है इनका एक और बेटा है चिंटू। इन एग्जांपल्स का वास्तविकता से संबंध नहीं है, पहले ही बताया था मैंने। तो चिंटू है, चिंटू जो है ये यूएस में रहता है। इसको कुछ पता नहीं कि भाई लोग ऐसा बंटवारा कर रहे हैं, इसको कुछ आइडिया ही नहीं। वो बेचारा वहां पे अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, उसको पता भी नहीं कि भैया लोगों ने ऐसा उसके साथ धोखेबाजी की है। ऐसे केस में क्या चिंटू को इस डीड के बेसिस पे क्लेम करने का राइट होना चाहिए? तो आंसर इज यस, ही कैन क्लेम ऑन द डीड इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द टू ब्रदर्स। बट तीसरा भाई जो है वो भी क्लेम कर सकता है। अगर वो फैमिली का हिस्सा है तो उसको भी अधिकार है उस फैमिली की प्रॉपर्टी पे, भले ही वो व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया, उसको बताया नहीं गया, फिर भी वो क्लेम कर सकता है। सो ये वाला जो एक्सेप्शन है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन दी टू ब्रदर्स, बट जो थर्ड पार्टी है वो भी केस फाइल करके रिकवर कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, इवन इफ ही इज नॉट द ओरिजिनल पार्टी। सो ऐसा एक्चुअल में भी कई बार लोग करते हैं। दो भाई लोग हैं, एक बहन है, बहन को बताए नहीं, बुआ जी को बताए नहीं, और चाचा जी और बड़े पापा ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। सो ऐसा होता है बहुत सारे केस में। फिर बुआ जी आती है झगड़ते हुए, अरे मेरा पैसा कहाँ है, मेरा हिस्सा वापस करो, तो झगड़ा होता है। सो ये केस में बुआ जी को अधिकार है क्लेम करने का, क्योंकि दोनों भाइयों ने बिना बताए अगर वो एग्रीमेंट किया है तो भी उनका अधिकार तो था। तो शी कैन फाइल अ सूट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, और वो अपना हिस्सा रिकवर कर सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है एक्चुअल में भी।
सो फैमिली डिस्प्यूट्स जब सेटल किए जाते हैं बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपस में एग्री करके, जैसे अनु और मुकु ने आपस में एग्री कर लिया, एंड द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट आर रिटन डाउन, और इन्होंने ये लिख लिया इन अ डॉक्यूमेंट, तो इसको हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ फैमिली सेटलमेंट। सच एग्रीमेंट्स कैन बी एनफोर्स बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ये एनफोर्स किया जा सकता है मेंबर्स ऑफ फैमिली के द्वारा, इवन दो दे वर नॉट ओरिजिनली पार्टीज टू द सेटलमेंट। इलस्ट्रेशन दिया है, सिमिलर प्रकार का है, इसमें ऐसा दिया है कि दो भाई हैं एक्स और वाई, इन्होंने एग्री किया था कि अपन बंटवारा कर लेते हैं और हर महीने का 20,000 रुपये माता जी को पे करते जाएंगे जॉइंट प्रॉपर्टी में से। तो ऐसा एग्री किया था। अब कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ है? दोनों भाइयों के बीच में, एक्स और वाई। अगर कल चलकर माता जी को उनका पैसा नहीं मिलता है तो वो भी केस फाइल करके रिकवर कर सकती है। इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन एक्स एंड वाई, फिर भी जो मदर है शी कैन क्लेम ऑन द जॉइंट प्रॉपर्टी, सो उसको भी राइट है। ठीक है। So two brothers X and Y agreed to pay an allowance of rupees 20,000 to mother on partition of joint property, but later they denied to abide by it. Abide यानी उससे बाइंड होने के लिए, फॉलो करने के लिए वो मना करते हैं कि हम ये फॉलो नहीं करेंगे। Held, कोर्ट ने बोला कि their mother, although a stranger to contract, can require their sons for such allowance in the court of law. तो वो केस फाइल करके अपना हिस्सा रिकवर कर सकती है। तो प्रॉपर्टी आपस में ये लोग रख लेंगे, बट महीने का अगर इसको एग्री किया था कि 20,000 देंगे तो उतना देना पड़ेगा। ठीक है। और ये फैमिली सेटलमेंट में भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है तो भी केस फाइल करके रिकवर कर लेगी। फिर अगला एक्सेप्शन है असाइनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। असाइनी, असाइनी मीन्स जिसको असाइन किया गया, असाइनर और असाइनी। तो असाइनर जो असाइन कर रहा है, असाइनी मीन्स जिसको असाइनमेंट हुआ। असाइनमेंट मीन्स ट्रांसफर, ट्रांसफर हुआ। जैसे समझो कई बार कुछ बेनिफिट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं। मैं एक LIC लेता हूं, मैं जाता हूं इंश्योरेंस कंपनी के पास और इनको प्रीमियम पे करता हूं, और ये मुझे एग्री करते हैं, इंश्योरेंस करके देते हैं कि अगर डेथ होगी तो पैसा मिलेगा। मैं इसमें एक नॉमिनी या असाइनी को अपॉइंट करता हूं कि मेरे घचकने के बाद पैसा इसको देना। यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? तो इट इज बिटवीन द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योर्ड पर्सन। बट यहां पे भी जो असाइनी है इसको अधिकार होता है, अगर इसको कल चलकर इसका पैसा ना दिया जाए तो ये भी केस फाइल कर सकता है LIC के ऊपर, इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द LIC इंश्योरेंस कंपनी। तो भी यहाँ पे अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी, भले ही पार्टी नहीं है बट उसको असाइन किया गया था बेनिफिट कि जो भी फायदा मिलेगा मेरे बाद इनको मिलना चाहिए, तो वो फायदा फिर उसको देना पड़ता है। कई बार ऐसे बैंक से लोन लेते हैं हम लोग। सो मैंने लोन लिया ऑन द बेसिस ऑफ LIC एक एसेट हो गया मेरा, मैंने वो एसेट को बैंक के पास रख दिया और मैंने लोन ले लिया। ऐसे केस में भी कॉन्ट्रैक्ट किसका था? तो मेरा और LIC का था कि मेरे डेथ के बाद पैसा दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने बैंक को असाइन किया कि अगर मैं लोन नहीं चुकाता हूं, उसके पहले डेथ हो जाती है, तो पहले LIC ये पैसा बैंक को देगी, उसके बाद फिर बचा पैसा मेरे फैमिली मेंबर को मिलेगा। सो यहाँ पे भी असाइनमेंट के द्वारा मैंने बैंक को असाइन कर दिया हूँ बेनिफिट्स, इवन इफ बैंक इज नॉट द ओरिजिनल पार्टी बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी, फिर भी दे हैव बीन हेल्ड एंटाइटल्ड टू गेट द पेमेंट। ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? कब कब एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी न होते हुए भी केस फाइल कर सकता है। तो in case of assignment of contract, when benefits under the contract have been assigned, the assignee can enforce the contract. ठीक है। Similar illustration दिया है, assignee of an insurance policy can sue even though he was not the party to it. तो party was the insurance company and the insured, but even assignee can file a suit on the insurance company. So ऐसा है। फिर एक और एग्जाम्पल है, ये बहुत पुराना केस है 1914 का, प्रोविजन फॉर मैरिज और मेंटेनेंस। ये भी अब तो उतना रिलेवेंस नहीं रखता है, बट फिर भी ये केस एक बताया है क्योंकि अब कानून काफ़ी बदल चुके हैं। बट फिर भी जो केस आपको बताया है कोर्स में उसके हिसाब से हम देखते हैं, पुराना केस है, अब इसका महत्व नहीं है, बट देखते हैं हम इसमें क्या है। कई बार जब जॉइंट हिंदू फैमिली होती है, आपको पता होगा जॉइंट हिंदू फैमिली का कॉन्सेप्ट या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट, पता है किसी को? किसको नहीं पता होगा? ऐसे भी होंगे, साइंस वाले होंगे उनको नहीं पता होगा क्योंकि उन्होंने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं पढ़ा होगा। सो HEF होता है, HEF यानी फैमिली के नाम से जब बिजनेस किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली।
सो जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। HUF में क्या होता है, इसमें जो मेल मेंबर्स होते हैं ना, ये लोग बिजनेस को रन करते हैं। सबसे जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है, इसको हम नाम देते हैं कर्ता, और बाकी के जो मेल मेंबर्स होते हैं, ये मेल मेंबर्स इस बिजनेस को, साथ में इसके को पार्टनर्स होते हैं, और ये लोग बिजनेस को रन करते हैं, जिसमें मेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पूरी कर्ता के पास होती है। जब इसका पार्टीशन होता है, बंटवारा होता है इस परिवार का, इसमें सब लोग अपना अपना हिस्सा मांग लेते हैं, ये एग्री करते हैं, पूरे मेल मेंबर्स मिलके बैठेंगे, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें इन लोग बंटवारा करेंगे, एक पार्टीशन डीड बोलते हैं हम उसको। पार्टीशन डीड बनेगी जिसमें इन लोग बंटवारा करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इन लोग के बीच में होता है, और कई बार ये बोलते हैं कि हम कुछ पैसा अलग निकाल के रखते हैं। समझो कोई छोटी बच्ची है, इसके पढ़ाई लिखाई के लिए, इसके मैरिज के लिए, या कोई बुजुर्ग दादी जी है, उनके दवा दारू के लिए अगर हमने कुछ पैसा निकाल के रखा, दवा दारू एक वर्ड है, अलग अलग मत करो, दवा और दारू ऐसा नहीं है, दवा दारू। दवा दारू के लिए अलग कुछ पैसा अगर उनका निकाल के रखा है हमने, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट इन लोग के बीच में होता है, लेकिन इस व्यक्ति को अधिकार है कि ये इनसे क्लेम कर सकते हैं, अगर यहाँ पे इनको पार्टी नहीं भी बनाया गया तो भी। ठीक है, तो बताया मैंने जैसा कि ये पुराना केस है, पहले ऐसा होता था, अब केस काफी बदल चुके हैं। तो अभी हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं काफी सारे, और उसके बाद से इवन फीमेल मेंबर को इसमें अधिकार होता है, पहले नहीं होता था, उस टाइम का केस है ये। इसको भले अधिकार नहीं होता था क्योंकि ये इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और फिर भी हम बोलते थे कि हाँ ये क्लेम कर सकती है अगर कुछ पैसा इसके लिए अलग निकाल के रखा है तो। बट अब तो वैसे ही कानून बदल चुके हैं, वैसे ही इसको अधिकार होता है। अब जब भी बंटवारा होगा तो इसको हक है इस परिवार के संपत्ति पे। अब कानून बदल चुके हैं, बट ये बहुत ही पुराना केस है। तो वैसे इंस्टीट्यूट ने अब रखना नहीं चाहिए था इसको, बट अभी भी रखा है। मुझे लगा था न्यू कोर्स बनेगा तो ये केस हटा देंगे, क्योंकि अब इसका रिलेवेंस ही नहीं बचा। अब वैसे ही शी विल ऑलवेज हैव द राइट इन द फैमिली प्रॉपर्टीज, बट पुराने केस में इनको अधिकार नहीं मिलता था। तो उस टाइम पे ये केस हुआ था कि इनको भले ही अधिकार नहीं है, बट अगर इन्होंने एग्री किया है कि इसके प्रोविजन फॉर मैरिज एंड मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा निकालेंगे, तो शी हैड बीन हेल्ड एंटाइटल्ड टू क्लेम इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज बिटवीन द मेल मेंबर्स। ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम दिख रहा है आपको, प्रोविजन फॉर मैरिज एंड मेंटेनेंस। तो इसके मैरिज वगैरह के लिए, या कोई बुजुर्ग दादी जी है उनके मेंटेनेंस के लिए पैसा रखते हैं, वो क्लेम करने का उनको राइट है। सो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो जब भी पार्टीशन होगा ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, इट कैन बी मूवेबल और इमूवेबल। तो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब होता है अच्छी चाय। आई जस्ट हैड अ प्रॉपर टी, प्रॉपर टी। ठीक है ठीक है, कभी कभी बहुत ही बेकार एकदम जोक मारता हूँ मैं। जैसे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यानी जब बिल्ली चाय लेके आती है, लाइबिलिटी, लाई बहुत ही पांचट मारता हूँ मैं, कभी कभी झेलना पड़ता है आपको, कभी कभी, ऐसा रोज नहीं होता। सो at the time of partition of property of a joint family or otherwise, the members may agree that a certain portion of the property shall be kept aside. कुछ पैसा निकाल के रख देंगे अलग इसके लिए, for the benefit of, for example, some elderly person or the education and marriage of a female child. Such beneficiaries may not be the party to the arrangement, but they have been held entitled to enforce the agreement for their benefit. So बहुत पुराना केस है, सुंदर राजा वर्सेस लक्ष्मी अमल का। अब इस केस का रिलेवेंस नहीं बचता, क्योंकि अब वैसे भी अधिकार होता है इसको पूरे फैमिली की प्रॉपर्टी पे। ठीक है, इलस्ट्रेशन दिया है, मिस्टर एक्स's वाइफ deserted him from ill treating her. X promised his wife's father, Mr. Puri, that he will treat her properly or else pay her monthly allowance. तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे भी एक्स और उसके फादर के साथ हुआ है। But she was again ill treated by her husband. Held, she has all the right to sue Mr. X against the contract made between X and Puri, even though she was stranger to the contract. ये भी फैमिली सेटलमेंट, सॉरी मैरिज या मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, इसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस। तो ये एक केस है सुंदर राजा वर्सेस लक्ष्मी अमल, और ये एक और केस आपको बताया जिसमें ये जो बोला गया है मंथली अलाउंस, इसी को हम बोलते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का भी कॉन्ट्रैक्ट जो है
ये वैलिड रहता है इवन इफ शी वॉज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट वॉज बिटवीन एक्स एंड मिस्टर पुरी, तो ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। ऐसे केस में इवन इफ उसकी वाइफ जो थी वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी तो भी क्लेम कर सकती है, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर केस है जैसा एचईएफ के केस में होता है पार्टीशन में, या यहाँ पे एग्री किया गया है कि मैं इसको मेंटेनेंस पे करूंगा तो वो मेंटेनेंस क्लेम करने का उसको राइट रहेगा, ठीक है। तो शी इज हेल्ड एंटाइटल्ड टू एनफोर्स द एग्रीमेंट फॉर हर बेनिफिट, ठीक है। सो ऐसा है। तो ये एक और केस हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, कब कब एक व्यक्ति पार्टी ना होते हुए भी केस फाइल कर सकता है और रिकवर कर सकता है। अगला है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। एजेंट के थ्रू जब कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं तो एजेंट के थ्रू जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें एक व्यक्ति होता है प्रिंसिपल, वो दूसरे को अपॉइंट कर रहा है एज एजेंट। एजेंट बहुत चीज़ों के लिए होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी बेचना है उसका एजेंट होता है, गुड्स बेचना है उसके एजेंट होते हैं। जैसे मेरा बिजनेस बहुत बढ़ गया, अब मुझे बहुत टाइम लगता है क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने को, क्योंकि मैं कुछ टाइम नागपुर में रहता हूँ, कभी मुंबई पुणे में, वहाँ पे भी बिजनेस चल रहा है तो बहुत मुश्किल जाता है। सो मैं एक काम करता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है उसको अपॉइंट कर देता हूँ एज एजेंट कि मुंबई और पुणे का जो काम है वो तू देख लेना, मैं तेरे को यहाँ से गुड्स भेज दिया करूँगा और तू वहां पे इन गुड्स को सेल करना मेरे बिहाफ पे। यहां पे एजेंट को अधिकार होता है कि वो थर्ड पार्टी को सेल कर सकता है, सिर्फ सेल ही नहीं, ये सेल कर सकता है, परचेस कर सकता है और भी बाकी के कार्य कर सकता है मेरे बिहाफ पे। तो मैंने जब उसको अपॉइंट किया हूं तो मेरे बिहाफ पे काम करेगा। सो जो अपॉइंट कर रहा है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, तो मैं यहाँ पे हो गया प्रिंसिपल, मिस्टर पी इज द प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है, ये स्कूल जाएगा, नहीं स्कूल नहीं जाएंगे, छुट्टी चल रही है अभी, वैसे भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो वाला प्रिंसिपल थोड़ी है। कितने पांचट मारता हूं मैं कभी कभी। दूसरा व्यक्ति एजेंट कहलाता है। जब एजेंट इसको सेल करता है, समझो इसने कुछ गुड्स सेल कर दिया टू थर्ड पार्टी और इससे पैसा लेना बाकी है, बट अगर समझो थर्ड पार्टी ये पैसा नहीं पे कर रही, समझो थर्ड पार्टी मना करती है, रिफ्यूजेस टू पे, डिफॉल्ट कर रही है, तो यहां पे भी प्रिंसिपल इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ सूट ऑन द थर्ड पार्टी, तो पी यहां पे केस फाइल कर सकता है। इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज बिटवीन एजेंट एंड द थर्ड पार्टी, ये दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बट प्रिंसिपल कैन sue इवन इफ ही इज नॉट द ओरिजिनल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एजेंट एंड द थर्ड पर्सन। तो ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, बट प्रिंसिपल इज एंटाइटल्ड टू क्लेम ऑन सच अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कल चलकर अगर थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं करेगी तो थर्ड पार्टी से रिकवर करने का अधिकार इवन पी को है, वो कोर्ट जाके केस फाइल करके भी रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो ये एक और है, आगे हम एजेंट के बारे में और डीप में पढ़ेंगे। वही दिया है, प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल को अधिकार है वो केस फाइल कर सकता है, भले ही जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड बाय हिज एजेंट provided the agent acts within the scope of his authority and the name of principal, that means वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करना चाहिए। P appoints A as his agent to sell his car, A sells the car to T, तो A ने बेच दिया, now P can recover price from T, ठीक है। तो P is the principal, A is the agent, T is the third party, तो ऐसा है। हाँ, तो ये एक और एक्सेप्शन हो गया। फिर अगला है एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपेल। तो स्टॉपेल का मतलब अभी हम पढ़ने क्या है आगे समझेगा, अभी सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ध्यान रखो। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है जब एग्री कर दिया है, जब हमने बोल दिया है, आगे वाले को बता दिया है कि तुम्हारा पैसा मेरे पास रखा है, ऐसे केस में हम क्लेम कर सकते हैं इवन इफ हमारा उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे मेरी एक फ्रेंड है कैटरीना,
एक दिन ऐसे ही उसको बोला था यार थोड़ा क्लास में एक आध दिन एंटरटेनमेंट के लिए आ जाएगी क्या? वो बोली थी ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन मुझे 1,000 रुपये पे करना। तो 1,000 रुपये फॉर दी पर्पज ऑफ यहाँ परफॉर्म वगैरह करेगी, डांस वांस करने वाली चिकनी चमेली वगैरह। तो एग्री की थी उसने कि मैं आऊँगी लेकिन 1,000 रुपये लगेंगे। मैंने बोला चल ठीक है। वो आई एक दिन यहाँ परफॉर्म की मस्त और चली गई। अब उसके बाद 1,000 रुपये पे करने थे। मैं उसको बोला तू अपना यूपीआई वगैरह भेज दे। वो बोली यार मेरा बैंक अकाउंट नहीं है। तो गरीब लोग हैं, जनधन वगैरह कुछ भी नहीं है। सो उसने बैंक अकाउंट नहीं होल्ड किया। फिर मैं बोला चल ठीक है, आगे पीछे जब भी तू इधर आएगी तो मैं पे कर दूंगा, या मैं आऊँगा तो पे कर दूंगा। अब हम लोग का आना जाना हुआ नहीं, बिजी रहते हैं हम लोग। हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है सल्लू। एक दिन सल्लू आता है। सल्लू बोला अरे शर्मा जी बहुत दिन हो गए मिले नहीं, मैं उससे मिलने जाता हूँ। फिर मेरे को ध्यान आता है कैटरीना की बात होती है, वो बात करता है अरे कैसी है कैटरीना वगैरह। मैंने बताया उसको अरे मैं तो, तू ज़्यादा मिलता है, मैं तो यहाँ रहता हूँ। वो बोलता है कि अरे हाँ यार थोड़ा मेरा भी आजकल मिलना जुलना कम है। फिर मैं बोलता हूँ अरे हाँ उसको पैसे देने थे 1,000 रुपये, याद आया मेरे को। मैं उसको बोलता हूँ ये ले 1,000 रुपये और ये उसको पहुँचा देना। वो एग्री करता है और उधर वो फोन भी करता है कैटरीना को। कैटरीना को बता देता है तुम्हारे 1,000 रुपये मेरे पास पड़े हैं। ये जो बता रहा है इसको हम बोलते हैं एक्नॉलेज करना। वो एक्नॉलेज कर रहा है कि मेरे पास तुम्हारे पैसे रखे हुए हैं। अब इवन इफ देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू अदर पर्सन, मेरे और कैटरीना के बीच कॉन्ट्रैक्ट है, बट फिर भी कल चलकर अगर सलमान पैसे नहीं देता है, सल्लू की नीयत बदल जाती है, बोलता है 1,000 रुपये मैं रखूंगा, सो पे नहीं करता है, तो कैटरीना कैन फाइल अ सूट ऑन सलमान। ठीक है। सो इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसे ही एग्जाम्पल है एक। तो देखो ये एक्चुअल केस है। तो हाँ, मेरा एक्चुअल केस नहीं है, लिली वर्सेस हेस का एक केस हुआ था, बिल्कुल सिमिलर था। एक व्यक्ति दूसरे को पैसे देता है, बोलता है उसको पहुंचा देना। वो एग्री करता है और एक्नॉलेज कर देता है कि मेरे पास तुम्हारे पैसे रखे हैं। तो कोर्ट ने बोला इट कैन बी क्लेम्ड इवन इफ ही वॉज नॉट द ओरिजिनल पार्टी। द पर्सन हु बिकम्स एन एजेंट ऑफ द थर्ड पार्टी बाय एक्नॉलेजमेंट। तो सल्लू मेरा एजेंट बन रहा है बाय एक्नॉलेजमेंट, कि मेरे लिए वो काम कर रहा है, मेरे पास से पैसा वहां पहुंचा रहा है। कैन बी sued by such third person. So if the promisor acknowledges his liability to the third person, then such a third person can file a suit to recover. Illustration दिया है सेम टू सेम। x gives to y, तो x हो गया मैं, y हो गया सल्लू, 5,000 रुपीज अगेन टू बी गिवन टू z। z हो गई कैटरीना। y इन्फॉर्म z, y ने z को इन्फॉर्म कर दिया दैट दी होल्डिंग नहीं होना चाहिए, ही इज होल्डिंग द मनी फॉर हिम। तो उसने इन्फॉर्म कर दिया कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे पैसा होल्ड कर रहा हूँ। लेटर ऑन वाई रिफ्यूजेस टू पे द मनी। यहाँ पे भी जेड इज एंटाइटल टू रिकवर द मनी फ्रॉम वाई। तो लिली वर्सेस हेज का एक एक्चुअल केस लॉ है, आज से 150 साल पहले का। ठीक है, तो बहुत पुराना केस है, 1886, जब आप भी नहीं थे, जब मैं भी नहीं था। आज दुनिया में जो जो जीवित है वो कोई भी नहीं था इंसान। हाँ, कछुआ वगैरह हो सकते हैं, तो उनकी लाइफ बहुत होती है ना, 300-400 साल रहती है, तो वो जीवित होंगे। बट इंसान तो कोई नहीं, 150 साल का इंसान थोड़ी है कोई। खैर, बहुत ही पुराने केसेस हैं। तो ये भी एक और पॉइंट है जहाँ पे एक व्यक्ति पार्टी ना होते हुए भी क्लेम कर सकता है। फिर कोवेनेंट्स अटैच्ड विद द लैंड। कभी कभी जमीन के साथ कोई कंडीशंस जुड़ी होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोवेनेंट्स। कोवेनेंट्स मीन्स कंडीशंस। ये कंडीशंस जब अटैच्ड विद द लैंड है, जमीन से जुड़ी हुई है, तो जो भी व्यक्ति उस जमीन को खरीदेगा उसको ये कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। सो जो भी कंडीशन होगी, जैसे समझो अगर कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ नहीं भी हुआ, समझो ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे। ए की एक जमीन थी, इस जमीन पे बी किराएदार है, बी इज द टेनेंट और ए इसका ओनर है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉज बिटवीन ए एंड बी कि जब तक के ये यूज कर रहा है इसका रेंट वगैरह वो पे करेगा ए को। कल चलकर ए क्या करता है, इस जमीन को बेच देता है टू मिस्टर सी। अब यहाँ पे सी और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट फिर भी ये जो रेंट की कंडीशन है ना, ये किससे जुड़ी है? इट इज अटैच विद द लैंड। तो जो व्यक्ति ओनर ऑफ द लैंड होगा उसको राइट होगा ये रेंट क्लेम करने का, इवन इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सी एंड बी। सो यहाँ पे राइट किसको प्राप्त होता है? राइट सी को प्राप्त होता है। अब रेंट इसको रिकवर करने का राइट रहेगा, इवन इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी टू पार्टीज। वैसे ही लाइबिलिटीज भी उनकी होगी। समझो प्रॉपर्टी पे टैक्स है,
प्रॉपर्टी टैक्सेस ये ए पे करता था, ए ने बेच दिया सी को, नाउ इट विल बी द लायबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। सो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है टू सी इवन इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टीज, फिर भी यहाँ पे क्लेम किया जा सकता है। ये तो एक जनरल पॉइंट हो गया। इसके अलावा कई बार कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जो कि स्पेसिफिकली जमीन से जोड़ के हम लगाते हैं बेचते वक्त। जैसे समझो मैं एक जमीन बेच रहा हूं, एक बड़ी सी जमीन है, इस जमीन में दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है एग्रीकल्चरल लैंड का, दूसरा नॉन एग्रीकल्चरल लैंड का। ये लैंड के क्लासिफिकेशन होते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है उसके अलग यूज़ होते हैं, आप उसको कोई कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ खेती बाड़ी होना चाहिए। तो एग्रीकल्चरल लैंड है और एक नॉन एग्रीकल्चरल थी। तो उसके दो हिस्से हैं वो ज़मीन के, यानी जुड़ी हुई प्लॉट्स हैं समझो, एक एग्रीकल्चरल दूसरा नॉन एग्रीकल्चरल। आप जो पढ़ते हैं ना, कई बार पेपर में ऐड आता है एनए किया गया है, तो एनए होने के बाद ही एक व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को खरीद सकता है। एनए यानी नॉन एग्रीकल्चरल करवाना पड़ता है उसको। अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो महाराष्ट्र के कानून तो आपको खरीदने को ही अलाउ नहीं करते। अगर आप फार्मर नहीं हैं तो आप एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते। सो एक किसान ही महाराष्ट्र में एक एग्रीकल्चरल लैंड खरीद सकता है, अपने यहाँ के कानून ऐसे हैं, तो स्टेट के लॉज। बाकी बाहर ऐसा नहीं है, आप एमपी में चले जाओ, वहाँ जाके आप कोई अगर ज़मीन खरीदते हैं एग्रीकल्चर लैंड फार्म तो चलेगा, बट अपने यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। जब तक आप खुद किसान नहीं हैं तो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत दिक्कत है कि एग्रीकल्चर लैंड बहुत शॉर्ट होते जा रही है, लोग बस कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं ज़मीन को, और इसलिए अपने यहाँ का लोकल कानून बनाया गया है जिसमें बोला है कि एग्रीकल्चरल लैंड को सिर्फ फार्मर खरीदेगा और उसका सिर्फ एग्रीकल्चरल यूज़ होना चाहिए, उसका और कोई यूज़ नहीं होगा, उसमें खेती बाड़ी ही होना चाहिए। सो इसीलिए एनए कराया जाता है जब उसको बेचना है किसी नॉन फार्मर को, तो उसके बाद बेच सकते, परमिशन वगैरह लेके नॉन एग्रीकल्चरल कराया जाता है। जो आपने कई बार सुना होगा, ऐड में लिखा होता है एनएटीपी किया हुआ प्लॉट है, तो एनएटीपी यानी नॉन एग्रीकल्चरल और टीपी यानी टाउन प्लानिंग। सो एनएटीपी वाले प्लॉट्स को आप खरीद सकते हैं और रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो एक एग्रीकल्चरल है, एक नॉन एग्रीकल्चरल है। जब ये व्यक्ति बेच रहा था, ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए जब ये बेच रहा था तो इसने सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल वाली लैंड जो है ये सेल किया। ये किसी दूसरे व्यक्ति को, समझो बी को इसने सेल किया, और ये सेल करते वक्त उसने एक कंडीशन लगाया कि नॉन एग्रीकल्चरल है तो ठीक है, तुम खेती बाड़ी को यूज नहीं करोगे, वहां तक समझता है, बट ये बोलता है, इस डीड में लिख देता है कि तुम इसका इंडस्ट्रियल यूज नहीं करोगे, इंडस्ट्री नहीं बनाओगे, यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह चालू कर रहे हैं ये नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम इंडस्ट्रियल यूज करोगे तो मेरी जमीन बाजू में जुड़ी है, उसको नुकसान होगा, उससे फिर जो पोल्यूशंस वगैरह क्रिएट होते हैं या सॉइल का जो खराब हो जाती है सॉइल, तो वो सबके कारण मेरी एग्रीकल्चर लैंड का वैल्यूएशन कम हो जाएगा। इसीलिए वो एक कंडीशन रखता है कि मैं जमीन बेच रहा हूँ, तुम इसके बाकी कोई भी यूज करो लेकिन इंडस्ट्रियल यूज नहीं चलेगा। सो तुम उस पर कोई फैक्ट्री वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते, इंडस्ट्री नहीं बना सकते। ये कंडीशन उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया। अब बी ने ये खरीद लिया विथ एक्सेप्टिंग दैट पर्टिकुलर कंडीशन, उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था और उसने ये खरीद लिया, इसको पेमेंट कर दिया। अब ये जब कंडीशन इसमें लिखी हुई है डीड में कि ये प्रॉपर्टी का सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल यूज होगा बट नॉन इंडस्ट्री यूज नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन अब सबको फॉलो करना पड़ेगा। बी को तो फॉलो करना ही चाहिए। बी के बाद समझो सी को इसने बेचा, तो सी विल ऑल्सो बी बाउंड बाय दैट पर्टिकुलर कंडीशन बिकॉज दैट कंडीशन इज अटैच्ड विद द लैंड। अगर सी भी खरीद रहा है तो सी भी उसका इंडस्ट्रियल यूज नहीं कर पाएगा, अगर इसके बाद डी खरीद रहा है तो डी भी उसका इंडस्ट्रियल यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इट इज अ कोवेनेंट अटैच विद द लैंड। वो जमीन से जुड़ी हुई एक कंडीशन है, भले ही वो पहले से नहीं थी, उसको सेल डीड के द्वारा लाया गया, बट अब ये डीड में लिखा है तो ये सबको फॉलो करना पड़ेगा। जो भी सक्सेसर ऑफ द सेलर है, ये सेल कर रहा है इसको, तो ये सक्सेसर बन गया, तो ही विल ऑल्सो बी बाउंड बाय दैट पर्टिकुलर कंडीशन। इसने बेच दिया डी को, तो डी इज द सक्सेसर ऑफ द सेलर, ही विल ऑल्सो बी बाउंड बाय द कंडीशन। सो सबको अब ये कंडीशन अप्लाई होने लगेगी, ठीक है। सो इन केस ऑफ कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड, जो कंडीशंस होती है जो जमीन के साथ जुड़ी होती है, the person who purchases the land with the notice that the owner of land is bound by certain duties affecting the land, the covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller. Example दिया आपको, A was the owner of two adjacent land portions. One was agricultural land and the other was non-agricultural. He sold the non-agricultural land but mentioned in a
mentioned a condition in the sale deed that it can never be used for industrial purpose so as to protect the other agricultural land from pollution. Such condition is attached with the land, so whosoever is the successor, that is purchaser of the land, has to follow it. Such are called restrictive covenants and all successors are bound to follow it. भले ही उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ए और बी का है, बट ये आगे वालों को भी फॉलो करना है. अगर डी ए फॉलो नहीं करते दिख रहा है तो ए कैन टेक एक्शन इवन ऑन डी, इवन इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड डी, फिर भी यहाँ पे क्लेम किया जा सकता है. ठीक है, ऐसा एक और एक्चुअल केस था, ये भी एक्चुअल केस ही है. एक और एक्चुअल केस है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. एक छोटे लाल होता है, ये 11 नंबर वाला क्वेश्चन है 3.11 पे. सोहनलाल एस ये अपनी 10 एकड़ जमीन जो है ये बेचता है मोहनलाल को, एम को बेचता है 25 लाख रुपए में. प्रॉपर्टी पेपर्स में एक कंडीशन लिखी हुई है among other details that whosoever purchases the land is free to use only 9 acres. So ये 10 एकड़ की जमीन है, लेकिन वो बोलता है सिर्फ 9 एकड़ यूज कर सकते, 1 एकड़ का एक छोटा जो हिस्सा है वो छोड़ना पड़ेगा. हैज टू बी अलाउड टू बी यूज बाय मिस्टर छोटेलाल. ये छोटेलाल के लिए छोड़ दो और ये इसको यूज कर सकता है, सन ऑफ द सेलर, फॉर कैरिंग आउट फार्मिंग एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ हिज चॉइस. लेकिन ऑन 12 अक्टूबर 2008 सोहनलाल की डेथ हो गई. इसके पीछे फिर इसका सन और वाइफ होना चाहिए, लाइफ लिखा है, तो सोहनलाल डाइड लिविंग बिहाइंड हिज सन इन लाइफ, तो वाइफ होना चाहिए. अब बात एक ही है, लाइफ हो वाइफ हो एक ही बात है. खैर, सो ऑन 15 अक्टूबर purchaser started the construction of an auditorium on the whole 10 acres. वो पूरे 10 एकड़ पे काम चालू कर देता है and denied any land to his son. Now छोटेलाल wants to file a suit against the purchaser and get a suitable redress. Redress means वो उपाय चाहता है कि उसको प्रॉपर न्याय मिले. Discuss the above in the light of provisions of Contract Act and decide upon Mr. छोटेलाल्स plan of action. तो क्या करना चाहिए छोटेलाल ने केस फाइल करना चाहिए, क्योंकि ये कोवेनेंट्स अटैच विद द लैंड है, ये हर किसी को फॉलो करना पड़ता है. और अगर इसकी डेथ भी हो गई तो इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट विद सी कैन एनफोर्स इट अगेंस्ट एम. सो एम के ऊपर वो एक्शन लेके क्लेम कर सकता है. ठीक है, तो थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल अ सूट ऑल्दो ही हैज नॉट प्रोवाइडेड कंसिडरेशन. ये भी पार्ट यहाँ कवर होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकता है भले कंसिडरेशन इसने नहीं दिया था. और दूसरा तो थर्ड पार्टी है, तो वैसे तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन भी है ये, और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी है. कॉन्ट्रैक्ट भी किसके बीच में, ये दोनों के बीच में. तो ऐसे केस में भी लेकिन सी कैन एनफोर्स इट अगेंस्ट एम, क्योंकि दूसरा भी पॉइंट है, यहाँ पे पूरा आंसर नहीं दिया है, एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लो कि ये कोवेनेंट्स अटैच विद द लैंड में आता है. तो आपको दोनों पॉइंट कवर करना है. तो एक स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन वाला और दूसरा कोवेनेंट्स अटैच विद द लैंड. ये इंस्टीट्यूट का आंसर दिया होगा आपको हिंट में, इसीलिए क्लियर नहीं है. इंस्टीट्यूट कई बार गड़बड़ आंसर देता है, जैसे अगला भी क्वेश्चन है इसका गलत आंसर दिया था इंस्टीट्यूट ने, लेकिन ये आईसीआई के सजेस्टेड आंसर्स में दिया हुआ है. सजेस्टेड आंसर्स गलत हो सकते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता. आप सोच रहे होंगे सर लेकिन इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है और हम अगर उल्टा लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे क्या, तो यस मिलते हैं, क्योंकि सजेस्टेड आंसर्स ये इंस्टीट्यूट बाद में बनाता है. पेपर चेकिंग सजेस्टेड आंसर से नहीं होती. सजेस्टेड आंसर में कई बार गलतियां होती है. जब पेपर बनता है, जैसे समझो मैंने पेपर बनाया, मैं नहीं बनाता हूँ पेपर क्योंकि हम लोग को अलाउड नहीं होता. वो बात और है कि मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन आएगा तो आते हैं, तो वो फंस जाते हैं. आपको पता लगेगा, आपके सीनियर बताएंगे अरे सर ने बोला था ये आएंगे, तो ये क्वेश्चन तो आए एकदम एग्जाम में. तो ऐसा होता है, लेकिन मैं पेपर नहीं बनाता क्योंकि हम लोग को अलाउड ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग टीचिंग से रिलेटेड है, तो हमको ये अधिकार नहीं है कि हम लोग पेपर सेट करें. नहीं तो मैं तो सब बता दूंगा, वैसे भी बता देता हूँ, लेकिन मैं अंदाज लगा के बताता हूँ क्योंकि वो एक्सपीरियंस से समझ जाता है कौन सा पेपर कौन से क्वेश्चन कब आए हैं. सो मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन आएगा 100%, तो आता ही चाहिए वो, तो वो करके जाना, आखिर में बताऊंगा तो आएगा वो. ठीक है, तो अभी टाइम है आपके लिए.
तो सजेस्टेड आंसर्स से पेपर चेक नहीं होते। जैसे मैंने पेपर बनाया तो मैं उसके साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ आंसर्स बनाता हूँ, सजेस्टेड आंसर नहीं बनता उस टाइम पे, एक मेमोरेंडम ऑफ आंसर बनता है। सो मैंने जब पेपर दिया इंस्टीट्यूट को कि ये मेरा पेपर है, ये क्वेश्चंस है, साथ में मैं एक मेमोरेंडम ऑफ आंसर्स दूंगा, उसमें लिखा होता है सही आंसर क्या है और उसके हिसाब से चेक किया जाता है। और उसमें ऑल्टरनेटिव भी दिए होते हैं, जैसे अजम्पशन कहीं ले सकते हो आप, तो ये अजम्पशन लिए तो ये आंसर, ये अजम्पशन लिए तो ये आंसर, सो वो भी लिखे होते हैं, दोनों को करेक्ट माना जाएगा फिर। सो ऐसा नहीं है कि एक ही आंसर होगा क्वेश्चन का, कई बार आप अजम्पशन चेंज करके आंसर भी चेंज हो सकता है। सो दोनों आंसर सही माने जाएंगे। तो इंस्टीट्यूट बाद में एक सजेस्टेड आंसर बनाता है, उसमें कई बार गलतियां होती हैं, वो गलतियां होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सजेस्टेड आंसर से आपका पेपर कभी चेक नहीं किया जाता। सो आपको जो सही है ना वही लिखना चाहिए, भले इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड में गलत दिया है बट आपने क्लियर क्लियर जो सही है वो लिखना चाहिए। हाँ, आप ये आगे नोट में लिख सकते हैं, हाउएवर एज पर इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर ये वाला आंसर उन्होंने दिया है, तो आपने अपना सही आंसर भी लिख दिया और इंस्टीट्यूट का जो सजेस्टेड है वो भी लिख दिया, तो ऐसे केस में आपके मार्क्स नहीं काटे जा सकते। सो ये एक और अगला केस भी जो है ना, ये भी वैसे ही क्वेश्चन था जिसमें इंस्टीट्यूट ने गलत आंसर दिया था। रमेश प्रॉमिस करता है 50,000 पे करने को टू हिज वाइफ मिसेस लाली सो दैट शी कैन स्पेंड द सम ऑन हर 30th बर्थडे। तो पैसा पे करने का वादा किया। मिसेस लाली इंसिस्टेड हर हस्बैंड टू मेक अ रिटर्न एग्रीमेंट, लिखने को बोला, इफ होना चाहिए, इफ ही रियली लव्ड हर। मिस्टर रमेश मेड अ रिटर्न एग्रीमेंट एंड द एग्रीमेंट वॉज इवन रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। फिर रमेश फेल्ड, वो सीए कर रहा था, नहीं, फेल्ड टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट टू हिज वाइफ। मिसेज लाली वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट मिस्टर रमेश एंड रिकवर द प्रॉमिस्ड अमाउंट, रेफरिंग टू द एप्लीकेबल प्रोविजंस, एडवाइज वेदर मिसेज लाली विल सक्सीड। तो आंसर है यस, वो केस फाइल कर सकती है एंड रिकवर द प्रॉमिस्ड अमाउंट फ्रॉम हर हस्बैंड, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आ रहा है, एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। लेकिन इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स में इन्होंने बोला लाली कैन नॉट रिकवर क्योंकि ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, बट ये गलत आंसर है, क्योंकि डोमेस्टिक हो या कुछ हो इससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपकी कंडीशंस पूरी हो गई, इफ द एग्रीमेंट इज इन राइटिंग, इट इज रजिस्टर्ड, और बाकी दो कंडीशन तो है ही, पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन एंड एग्रीमेंट इज ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो चारों कंडीशन अगर पूरी होती है तो क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, सो ऐसा होता है कभी कभी सजेस्टेड आंसर्स में गलत आंसर दिए जाते हैं, और भी दिखेंगे आपको आगे भी कई बार रहेगा। सो आपने भी पहले करेक्ट आंसर लिख देना, फिर बाद में जैसे यहाँ नोट लिखा है वैसा लिख दो, हाउएवर एज पर सजेस्टेड आंसर फ्रॉम आईसीआई लाली कैन नॉट रिकवर क्योंकि डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। तो आगे आपने ये भी क्लैरिफाई कर देना, पहले सही आंसर लिखो, बाद में जो गलत आंसर आईसीआई ने दिया है वो भी लिख दो। ठीक है, तो उसमें फिर आपके मार्क्स काटे ही नहीं जा सकते क्योंकि आपने करेक्ट भी लिख दिया और बाद में सजेस्टेड भी बता दिया। ठीक है, बाकी ये टाइम बार्ड डेट वाला है, ये चिन्नैया रामैया वाला है, ये पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज का है, ये दोनों पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज के, फिर भी क्लेम कर सकते हैं अगर बाद में वादा किया है तो। ठीक है, टाउन हॉल वाला क्वेश्चन है, फिर रिपेयर्स ऑफ टेम्पल वाला है, वही टाउन हॉल वाला ही है वो भी। ये भी बताया था मैंने, एक्स प्रॉमिस्ड बाय हिज नेफ्यू अ रिवॉर्ड ऑफ 1,000 इफ ही रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग फॉर 2 years। सो ये भी वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। 1,000 की चीज़ 10 रुपए में बेच रहे, ये भी चलेगा, ये भी देखा था, ये भी चिन्नैया रामैया है। तो क्वेश्चंस लगभग सब आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा रीड करते जाओ, एकदम बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। अपनी वैसे सबसे लंबी क्लास चलती है लॉ की, पता होगा आपको, सबसे ज़्यादा कोर्स आपको लॉ का ही है, तो अपन सिर्फ समझ समझ के भी आगे बढ़ते हैं तो भी सबसे आखिर में ख़त्म होती है अपनी क्लास, जबकि अपनी क्लास बड़ी होती है थोड़ी, फिर भी जैसे 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट, कई बार तो 1.25 घंटे 1.5 घंटे की भी रहती है कोई कोई बैचेस में, फिर भी सबसे लास्ट में ख़त्म होती है। तो इसलिए अपने यहाँ इतना टाइम नहीं होता कि हर एक आंसर अपन यहाँ पे लिख लिख के देखें, और वैसे भी वो तो 11th 12th में भी नहीं कराया जाता, तो आपको कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, बाकी आपको पहले पढ़ना है उसको, और
10-12 क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन भी लिख लिए तो सफिशिएंट होता है। इतने सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन कोई भी उठा के लिख के देख लेना तो दैट विल बी सफिशिएंट। बहुत राइटिंग प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। जितना रीडिंग करोगे उतना अपने आप आपका लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि रीडिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली आप वो वर्ड से फैमिलियर होंगे, और वही इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी आपको लिखते ही नहीं आता। आपको प्रॉब्लम क्या जाती है लिखने में कि वो वर्ड्स रिकॉल नहीं होते, जो स्पेशल वर्ड्स हैं आना चाहिए, कानून के जो लैंग्वेज है वो आना चाहिए। तो वो डाउट, वो प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज़ से सॉल्व हो सकता है, रीडिंग हैबिट से। सिर्फ समझ लेना काफ़ी नहीं होता। कई लोग रहते हैं जिनको बड़ा मज़ा आ रहा है लॉ में, बहुत अच्छे से समझ रहा है, फिर भी एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि रीडिंग नहीं किया है। तो सिर्फ समझ लेना, सिर्फ वीडियो देख लेना, ये गलत है। तो आपको समझ गया, मैं ये नहीं बोल रहा समझो मत, तो नहीं तो उल्टा इंटरप्रिटेशन निकालोगे, समझो मत, समझो उसके बाद लेकिन रीडिंग करो। जितने बार रीड करोगे उतना इंप्रूव होती जाएगी चीज़ें। और पूरा वर्ड टू वर्ड रीड करो। मैं भी यहाँ वर्ड टू वर्ड रीड करता हूँ, जबकि मेरा वो काम नहीं है, फिर भी मैं वर्ड टू वर्ड रीड करके आपको बताता हूँ। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो मैं रीड नहीं करूँगा, पहले समझा देता हूँ, उसके बाद एक एक वर्ड पूरा रीड करता हूँ मैं, क्योंकि वर्ड्स आपको पता रहने चाहिए। और वही आपको भी करना है, घर जाके भी वर्ड टू वर्ड रीड करना है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार बार रीड करो तब जाके आपका वो लेवल बढ़ते जाएगा। तो रीडिंग की हैबिट डालो, जो हैबिट आजकल है ही नहीं लोगों में। बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियोस देख के सीख लेते हैं। इवन मेरे ऑफिस में आर्टिकल्स हैं, उनको बोलते हैं कुछ काम करने, तो उन लोग पढ़ते नहीं, रीड करके अगर वो टैक्स का कुछ है, टैक्स का पढ़ लिए और फिर सॉल्व करें, फिर वो काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। वो लोग पढ़ने को देखते ही नहीं, वो लोग जाके यूट्यूब में वीडियो देखेंगे, ये करो वो करो ये करो, और वो सॉल्व करते हैं चीज़ें। बट वो गलत तरीका है। जब तक रीडिंग की हैबिट नहीं डालोगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। सिर्फ यूट्यूब देख के चीज़ें समझ लेके हम कर तो सकते हैं चीज़ों को, बट लेवल नहीं इंक्रीज होगा। अपने को अगर लेवल बढ़ाना है तो अपने को रीडिंग हैबिट डालना पड़ेगा। तो रीड करो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर राइटिंग में, ग्रामर में प्रॉब्लम है तो राइटिंग प्रैक्टिस लगेगी, नहीं तो राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक चैप्टर के दो तीन क्वेश्चन भी लिख लिए तो चलता है। पहले के चैप्टर में आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बड़ा चैप्टर है वो। ये चैप्टर में 10-12 क्वेश्चंस हैं, तो एक दो क्वेश्चन लिख लिए तो सफिशिएंट है। ठीक है, तो ऐसा है। अगली क्लास में हम अदर एसेंशियल एलिमेंट से चालू करेंगे और फिर अगला चैप्टर हो जाएगा। तब तक आप रीडिंग बढ़ाते रहो, अपने आप लिखना जमेगा। और बाद में एक क्वेश्चन हम लिख के देखेंगे 4th चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। चलो, थैंक यू।